नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले बायोमोलिकुल्स के वन शॉट वीडियो को। बायोमोलिकुल्स पूरे जो है वो एक वीडियो के अंतर्गत ही हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें जितने भी सारे सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके जैक एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो प्रसारित किया गया है रिड्यूस सिलेबस, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके लिए लाभदायक है, आपके टर्म 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं, कुल मिला के 4 मार्क्स को कंफर्म करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा और सारे टॉपिक्स को दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका ये मार्क्स पूरा आपका ही हो और किसी की और ना जा पाए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक समझते हैं कि बायोमोलिकुल्स होता क्या है। तो बायोमोलिकुल्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बायोमोलिकुल्स are the organic compounds which forms the basis of life। क्या कहता है कि बायोमोलिकुल्स जो है वो क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफ की जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो सारी चीजों की बनावट होती है। दे बिल्ड अप, ये क्या करता है, बनाता है। एंड द लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम को पूरे बनाने का काम करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और उसके साथ ही साथ हमारी बॉडी को बनाने के साथ साथ बायोमोलिकुल्स और भी चीजों को क्या करता है कि उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिविंग सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के माध्यम से बने होते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से बना होता है, प्रोटीन्स के माध्यम से बना होता है, विटामिन के माध्यम से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स के माध्यमों से बना हुआ होता है। तो ये सारी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपके सिलेबस का वो है सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग सबसे पहली बातें उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट, द टर्म कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पिछले बार पूछा था, पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा था क्या कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। तो यहां से देखिए 1 नंबर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना 1 से लेकर 7 तक, उसमें से कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। तो क्या आप लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, या हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रेट भी हो, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो, तो उसी को कहेंगे। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स या देयर आर सम बायोमोलिक्यूल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखिए C6H12O6 होता है, लेकिन इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन लिखे तो कार्बन ले लिए 6 कार्बन हो गया, और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब वाटर ले लिए H2O, कितना गुना, 6 गुना। तो देखो यहाँ पे जोड़ सकता है, कितना हो गया, 6 गुना 2, हाइड्रोजन 6 दूने 12, तो 12 हाइड्रोजन दे दिए। ऑक्सीजन गुना 6, तो कितना हो गया 6। तो देखिए उसी को लिख दिए, C6H12O6 को हमने हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में C6H2O का होल 6 के भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाता है, आपका बायोमोलिकुल्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। सुक्रोज अगर लिखना चाहे, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या आता है, C12H11, तो क्या कर सकते हैं, C12 और H2O का होल 11 कर सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया, ऑक्सीजन 11 हो गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। ठीक है, एंड हेंस दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इसी सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, देखो कार्बन है, कार्बन लिख सकते हैं C गुना X, और H2O को हम लोग लिख सकते हैं, जितना गुना लिखना हो तो Y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ये हो गया CX और H2O का Y।
X के जगह पे हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, जितना कार्बन है उसका वैल्यू रखेंगे। H2O के जगह पे H2O का होल क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे। तो हाइड्रोजन जितना है उसका क्या लिखेंगे, आधा Y के जगह पे, ऑक्सीजन जितना है उसको लिखेंगे Y के जगह पे। तो इस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला के माध्यम से आप कार्बोहाइड्रेट को डिनोट कर सकते हैं। वेयर एक्स एंड वाई आर द सेम और डिफरेंट, यहाँ पे एक्स और वाई सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट into this general formula may not be classified as carbohydrate। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीजें कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले जो इस फॉर्मूला पे, इस जनरल फॉर्मूला पे अगर सेट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट ही होगा। तो ये चीजें भी देख लेंगे। जैसे देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH ऐसे होता है ना, इसका फॉर्मूला CH3COOH। देखिए कितना है कार्बन, 1 और 1 2 को। ऑक्सीजन देखिए 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4। देखिए H2O गुना 2, तो देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 4 4। देखो 3 और 1 4। तो इसका मतलब ये तो शिफ्ट कर गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट? बिल्कुल नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपका जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी प्रकार से हम लोग ले सकते हैं CH3COOH के साथ साथ एसिटिक एसिड के साथ साथ फॉर्मिक एसिड HCOOH। देखो C को हमने बाहर रख दिया, H2O का अंदर। देखो हाइड्रोजन कितना, 1 और 1 2, यहाँ 2 देखो दे दिए। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 2 हुआ क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं सेट हो रहा है, ये सेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अगर जो सेट हो जाए, बट उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, तो ये एक्सेप्शन वाला हो गया एसिटिक एसिड, जो कि फॉर्मूला में सेट हो गया, तब तो इसको कहना चाहिए, लेकिन इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला में सेट ही नहीं हुआ, तो इसको तो कहना वाजिब तो है ही नहीं, ठीक है। तो किसको कहेंगे, सिर्फ ये सारे जो होंगे आपके, जैसे ये C6H12O6 C12H22O11, ये सब क्या हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला हो गया। आप एसिटिक एसिड को नहीं कह सकते हैं। देयर, यहाँ पे और भी बातें क्या है कि देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको हम लोग हाइड्रेट ऑफ कार्बन के रूप में इंडिकेट या उसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जनरल फार्मूला में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे चीजें देख लीजिए, C6H12O5, इसको हम लोग इस फॉर्मूले के अंतर्गत नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखते था ना, C कितना है, 6 गो 6। H2O तो कितना होना चाहिए, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 5, तो 5 दूनी 10 होता है। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10, तो देखो 10 नहीं होके 12। तो कुछ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन कहते हैं ना, दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जा रहा है। कुछ सेट हो रहा है तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सेट हो रहा है तो पर भी उसको कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। तो ये चीजें हल्का हल्का याद करना होता है बाबू, ठीक है। लेकिन ये पुराने जमाने के अनुसार हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का पूरा डेफिनेशन। अब देखते हैं नए जमाने के अनुसार। नाउ या डेज, अभी के दिन में ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड विच कैन हाइड्रोलाइट टू सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा कह रहा है कि अभी के टाइम में कह रहा है कि क्या कि हाइड्रोकार्बन्स, वैसा हाइड्रोकार्बन्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब वो OH उसमें क्या होना चाहिए, जितना भी दें 2 3 4 जितना रहे वो पॉली रहना चाहिए, एक से अधिक रहना चाहिए। उसके साथ ही साथ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है बाबू, कि वो कार्बन जो है, कार्बन के चारों ओर जो चीजें लगा हुआ रहेगा वो चारों अलग अलग लगा होना चाहिए, चारों सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम टाइप के कंपाउंड नहीं जुड़ा होना चाहिए कार्बन के चारों ओर। तो उसी को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो सिंपल से कह सकते हैं कि वैसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हाइड्रोलाइट करने के बाद वो कंपाउंड में टूट जाए, और उसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दूसरे फॉर्म में किस नाम से जानेंगे, सैकराइड्स के नाम से जानते हैं। इसको ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड सैक्रॉन। सैक्रॉन का मतलब क्या होता है, सुगर। सुगर कि वैसा कंपाउंड जो सुगर से बना हुआ रहता है, जिसमें सुगर प्रेजेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं, सैकराइड्स। सैकराइड्स का फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ही सैकराइड्स के फॉर्म में इसको कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वन कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ये देखना है। तो सबसे पहला जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन में शुगर होता है। शुगर तो वैसा दीज आर सबस्टांसेस विच आर स्वीट इन टेस्ट, जिसका स्वाद क्या होगा, मीठा होगा, वो सारे को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रूक्टोज हो गया, केन शुगर हो गया, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग शुगर्स के फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं, जो मीठा होता है। और यहाँ पे और भी बातें रख सकते हैं कि द शुगर विच आर यूज्ड इन और हाउस और जिसको हम लोग हाउस होल्ड में काम कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, केन शुगर, क्या हो गया, केन शुगर, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। शुगर फाउंड इन मिल्क एज लैक्टोज, जो शुगर मिल्क में पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैक्टोज के नाम से भी जानते थे। ये सारे शुगर होते हैं, सिंपल सा शुगर के कैटेगरी में उसी को रख सकते हैं। जो मीठा होता है स्वाद में, वो क्या हो जाएगा, सारा शुगर्स हो जाता है। देखिए, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर, मोस्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स आर शुगर। जितना भी आपका क्या है कि मोनोसैकेराइड्स और आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स, सारे क्या होते हैं, शुगर होते हैं। ऑल द मोनोसैकेराइड्स एंड मोस्ट ऑफ द ओलिगोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड्स और आपका ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सारे शुगर्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि नन शुगर क्या होता है। तो नन शुगर का मतलब ये होता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वाद में विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो स्वाद में मीठा नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं, नन शुगर्स के नाम से जानेंगे। जो स्वाद में मीठा नहीं होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, नन शुगर्स के माध्यम से जानेंगे। जैसे स्टार्च हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, ये सब कभी स्वाद में मीठा नहीं होता है। तो ये बातों को हल्का सा ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अनुसार देखना है कि इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया। ये वाला हल्का से याद रखिएगा बाबू, ये पूछा जाता है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यही टाइप को लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे लिखना है कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, जो चीजें होता है उसी को लिखना है बाबू, क्या कि आपके मॉडल सेट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग बार बार पूछते ना कि सर इस चैप्टर में वीवीआई बताइए, अब वन शॉट करते हैं, उसके बाद भी हम आपको वहां पर भी बता देते हैं कौन कौन टॉपिक वीवीआई है। फिर से क्वेश्चन लिखाना जरूरी होता है क्या? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हाउ कैन वी क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला टाइप्स क्या लिखेंगे, मोनोसैकेराइड, फिर क्या हो जाता है, ओलिगोसैकेराइड, फिर क्या हो जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स में 3-4 प्रकार का लिख देंगे, फिर क्या हो जाता है, पॉलीसैकेराइड। तो देखिए सबसे पहला टाइप है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है कि मोनो का मतलब एक, सैकेराइड्स का मतलब टुकड़ा, एक ही भाग में जिसको होगा उसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। कि जैसे देखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed further into simple unit, ठीक है, कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जितना है उतने बड़ा रहेगा, उससे और भी छोटा टुकड़ा में नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ के और छोटा नहीं बना सकते, उसको हम लोग मोनोसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, अब इसको आप तोड़ के क्या करेंगे कि और छोटा यूनिट में बना देंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो नहीं बनेगा। सबसे छोटा यूनिट यही होता है। जैसे फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज क्या हो गया, C6H12O6, ये अपने ऑलरेडी छोटा टुकड़ा है, इसको और छोटा टुकड़ा कीजिएगा तो ये नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइड करके सिंपलेस्ट यूनिट में नहीं तोड़ सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड इसका दूसरा टाइप हो गया। ओलिगोसैकेराइड्स जो होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइड इन 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप तोड़ के 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़ों में, 2 या 2 से अधिक छोटे मोनोसैकेराइड्स में आप तोड़ सकते हैं। मतलब 2 से लेकर 10 तक, कार्बन का 2 से लेकर 10 तक में इसको तोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जान सकते हैं, जिसको 2 तोड़ सकते हैं, 2 से लेकर 10 तक भी तोड़ सकते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज जैसे C12H22O11, लैक्टोज हो गया C12H22O11, रैफिनेज हो गया C24H42O24, ऐसे करके ये सारी चीजें आपका हो जाता है क्या,
ये एस्ट्रायोज हो गया, ये सुक्रोज नहीं, रेफिनोज नहीं हुआ, एस्ट्रायोज हो गया ये वाला, ठीक है। ये चीज़ें हल्का ध्यान दीजिए। एस्ट्रायोज, रेफिनोज होता है C18H32O16, ठीक है। इतना ज़्यादा याद रखना थोड़ी ना चीज़, सिर्फ ग्लूकोज, फ्रूक्टोज ये सब याद रखिए, छोटा छोटा चीज़ें याद रखिए, बड़ा बड़ा वाला याद रखने से कोई फायदा नहीं हो गया। अब देखिए ये चीज़ें जो होता है ना आपका ऑलिगोसैकेराइड्स, वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑलिगोसैकेराइड्स। सबसे पहला ये क्या हो गया, डाइसैकेराइड्स, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक में तोड़ना है तो डाइसैकेराइड्स। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन 2 मोनोसैकेराइड। डाई का मतलब ये हो रहा है कितना में तोड़ना है हम लोग को, डाई का मतलब कितना, 2 में तोड़ना है। तो डाई मतलब 2 यूनिट्स में, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में टूट जाएगा, उसी को हम लोग डाइसैकेराइड्स कहेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया कि आपका ले सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज को आप लीजिए, सुक्रोज को आप तोड़िएगा ना तो C12H22O11 वाटर के साथ इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या कर लेता है कि देखिए क्या बना देगा, C6H12O6, लेकिन एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रुक्टोज। देखिए आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा था, कौन मॉडल सेट था पता नहीं, लेकिन उन्हें बताए हैं कि ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाया था, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया था और लैक्टोज का। देखो हमने यहाँ पे तीनों को करवा दिए हैं। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, वैसी ही चीजों को आप जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज। भले फॉर्मूला सेम हो रहा है लेकिन आपको लिखना होगा क्या क्या बनता है कि ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रूक्टोज, ठीक है। इसी तरह माल्टोज को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये 2 यूनिट जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनाएगा और दूसरा ग्लूकोज। माल्टोज से दोनों यूनिट जो हो जाता है वो ग्लूकोज का बन जाता है। तो लिख सकते हैं कि ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज वी कैन गेट 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो उसके अलावा लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक ग्लूकोज बन जाता है, एक ग्लैक्टोज बन जाता है। फॉर्मूला भले सेम होता है, ठीक है, लेकिन सबको नाम तो जरूर देना और उसको सावधानी पूर्वक लिखना है बाबू, क्योंकि ये ही चीजें क्या कर रहा है कि आपको मार्क्स दिलाने में कामयाब हो रहा है। दे दिया था इसलिए चीजों को हल्का सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ज्यादा और चीजें कुछ करने की होती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स तो हमने देख लिया कि 2 भाग में टूटेगा, डाइसैकेराइड्स। अब क्या कहता है, ट्राइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 3 भागों में। ट्राई का मतलब भी है कि वो अब टूटेगा कितने भाग में, 3 भागों में टूटने वाला है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स यूनिट में टूट जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड्स के नाम से हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग ले लिए रेफिनोज C18H32O16 को ले लिए, तो ये टूटता है किसमें, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएं, ग्लूकोज 1 यूनिट टूटा, फ्रुक्टोज 1 यूनिट टूटा, ग्लैक्टोज 1 यूनिट टूटा। तो टोटल मिला के कितना मोनोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड में टूट गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसैकेराइड्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। टेट्रासैकेराइड, टेट्रा का मतलब भी है कि अगर 4 भाग में टूटेगा, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 लिख दीजिए, बात खत्म कीजिए, क्योंकि उतना लिखते रहिएगा एक एक क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा खत्म हो जाएगा जी। तो उतना लंबा नहीं है, डायरेक्ट लिखना है क्या कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड बोल, डाइसैकेराइड भी हो सकता है, ट्राइसैकेराइड भी हो सकता है। एक आध एग्जांपल याद है तो दे दीजिए, नहीं तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड करके खत्म कीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, तो पॉली का मतलब इसको अगर तोड़ेंगे ना तो 2 ना 1 यूनिट में टूटेगा, न 2 से 10 यूनिट के बीच में टूटेगा। ये कितने में टूटेगा, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स में टूट जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये तीसरा टाइप का हो जाता है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग 2 या 2 से 10 के बीच नहीं, कितना बहुत सारे नंबर्स में तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। जैसे स्टार्च को तोड़िएगा ना, बहुत छोटे छोटे होल नंबर में टूट जाएगा, कितना नंबर है तो फिक्स नहीं हो पाएगा, वो क्या हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज को तोड़िए, सेलुलोज भी होल नंबर में टूट जाएगा, जितना नंबर में टूटेगा कंफर्म ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर में टूट सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट बीबीआई था, ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक है दूसरा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पे रिड्यूस कौन होता है, नॉन रिड्यूस क्या होता है, ये चीजें हल्का सा जानना चाहें तो जान सकते हैं, इससे ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पूछेगा कि नहीं हो पूछेगा, इसका कोई कंफर्मेशन 100% इंपॉर्टेंट नहीं है। रिड्यूसिंग किसे कहते हैं? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी रिड्यूस्ड टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। यहां पे और होगा और वो आर, जो कि क्या कर सकता है? टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस्ड, जो कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर सकता है किसको? टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। जितना भी आपका क्या होता है, जितना भी मोनोसैकेराइड्स है, वेदर एल्डोज और कीटोज, जो भी एल्डोज या रहे या कीटोज, एल्डोज का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें रहे, कीटोज का मतलब जो होता है कीटोनिक ग्रुप जिसमें प्रेजेंट रहे, वो सारे क्या होते हैं? आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब सारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि जब आप देखिए, हल्का सा नोट करके बता दिया कि व्हेन मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन फेलिंग सॉल्यूशन एंड देन वार्म समटाइम्स ब्लू कलर चेंज, इट्स ब्लू कलर इज चेंज इनटू रेड कलर, तब ये क्या कर देना कि ये आपका क्या कर रहा है? कि रिड्यूस हो रहा है। अगर आपका ऐसे नहीं करे तो आपका क्या करिएगा? रिड्यूस नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को आपको रिड्यूस ना करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानेंगे। जैसे सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ये सब रिड्यूस नहीं करता है। जैसे सुक्रोज को डाल दिए फेलिंग सॉल्यूशन में, पोटासियम सोडियम टार्ट्रेट जो हो गया वो फेलिंग सॉल्यूशन के रूप में ले लिए, इसको हीट करा दिए, ये कोई कलर में चेंजेज नहीं किया, इसको क्या कर दिए कि हमने डायरेक्ट कर दिया कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस प्रकार से ये चीजें खत्म होती है। अब नया टॉपिक आता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को डीपली हल्का सा जानते हैं। मोनोसैकेराइड्स कितने प्रकार के होंगे, क्या होंगे? तो मोनोसैकेराइड्स को ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ एटम्स को ध्यान में रखते हुए मोनोसैकेराइड्स क्या होता है कि सबसे पहला होता है एल्डोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एल्डोज किसे कहते हैं, कीटोज किसे कहते हैं, ये चीजें हल्का ध्यान दीजिएगा कि इफ ये मोनोसैकेराइड्स कंटेन्स एल्डिहाइड, CHO ग्रुप अगर पाया जाएगा तो उसको आप कर दीजिएगा एल्डोज ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। अगर उसमें CHO पाया जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। अगर उसमें CO कीटोन वाला पाया जाएगा, CO ग्रुप पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कीटोज ग्रुप। तो आपका कितना प्रकार का हो रहा है? दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, एक एल्डोज हो रहा है, एक कीटोज हो जा रहा है। जैसे पर मान लीजिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन में अगर उसमें एल्डिहाइड एक प्रेजेंट, उसको क्या कहेंगे? एल्डो ट्रायोज कहेंगे। अगर 3 कार्बन में वो उसमें एल्डिहाइड ना है प्रेजेंट, क्या है? कीटोन, तो उसको क्या कहेंगे? कीटो ट्रायोज कहेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डो टेट्राओज, लेकिन कीटो वाला का कीटो टेट्राओज। 5 को एल्डो पेंटोज, 5 को कीटो पेंटोज कीटोन वाले साइड में। 6 को एल्डो हेक्सोज और 6 वाले को कीटो हेक्सोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी बातें हैं वो कहां से आ रही है? बातें इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आ रही है आपका ये वाला एल्डो पेंटोज जो है और कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है। वो भी सबसे ज्यादा 6 वाला पे डिपेंड करता है, पेंटोज वाला तो कम ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होंगे तो 2 टाइप्स के होंगे, एल्डोज और कीटोज के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका डी और प्लस, जैसे कहते हैं ना डी ग्लूकोज हो गया या एल ग्लूकोज हो जाता है, तो वो होता कैसे, वो चीजों को हल्का सा समझेंगे। ये पूछेगा नहीं बट हल्का ध्यान दे लेते हैं कि डी और एल नोटेशन कैसे होता है कि द लेटर्स डी एंड एल बिफोर द नेम ऑफ द एनी कंपाउंड commonly indicate the relative configuration of a particular स्टीरियोआइसोमर। जो भी आपने कंपाउंड ले लिया है उसके आइसोमर्स को वो इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपका यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरल डिहाइड को आपने ले लिया, एग्जिस्ट 2 पार्ट ऑफ इनेंशियोमेरिक फॉर्म। ग्लिसरल डिहाइड को 2 फॉर्म में हम लोग लिखेंगे,
एंड कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक को दूसरे फॉर्म में हम लोग करें कायरल कार्बन एटम। चलो ना एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड है ये, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग ले रहे हैं, देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन में देखो ऊपर में CHO लगा है, इधर OH लगा है, इधर H लगा है, इधर CH2OH। ये कार्बन के चारों तरफ देखो, चारों तरफ अलगे अलगे लटकल है, इधर 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 इधर। जब चारों तरफ अलग अलग लटक जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देंगे कि आपका ये कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। अब ध्यान दीजिएगा मजे की बात, डी कब लिखेंगे, प्लस कब लिखेंगे, माइनस कब लिखेंगे। सबसे पहला देखना कि इसके सबसे नीचे वाले में वो एच जो है वो लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। अगर राइट साइड आपको दिख जाए, राइट साइड सबसे नीचे वाले, ये वाला नहीं देख लेना, ये वाला देखोगे तो गड़बड़ ये होगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। यहां वाला देखना, ये कार्बन जिस कायरल कार्बन से जुड़ा है उसी से, उस कार्बन से, ये तो इस कार्बन से जुड़ा है ना, देखो ये तो ये कार्बन से जुड़ा थी, ये इसको नहीं देखेंगे। पेनाल्टीमेट मतलब नीचे वाले से जस्ट ऊपर, जिसको हमने कायरल कार्बन बना रखा है, जिसके चारों तरफ अलगे अलगे जुड़ल है, तो उसको देखेंगे। तो उसमें देखना कि वो एच अगर राइट साइड में रहे तो उसको कहेंगे प्लस कहेंगे, या उसको क्या कह देंगे, डी कहेंगे, डी या प्लस के नाम से जानेंगे। तो डी या प्लस कह सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड इसका नाम है तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। अगर यही चीजें देखो इधर था, इसका हमने मिरर इमेज बनाया, तो ये वो एच किधर आ गया, लेफ्ट से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो ये चीजें क्या हो गया, प्लस से क्या हो गया, माइनस फॉर्म में बदल गया। इसको क्या कर दिया, माइनस या एल ग्लिसरल्डिहाइड के नाम से जानेंगे। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन में ही होगा, और वो भी किसको हम लोग देखेंगे, प्लस। प्लस का मतलब किसमें देखेंगे, देखो यहां पे हमने लिख रखा है कि वो एच ग्रुप लाइज ऑन द राइट हैंड साइड इन इट्स कॉन्फिगरेशन ऑफ द पेनाल्टीमेट कार्बन एटम। पेनाल्टीमेट कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम नेक्स्ट टू CH2OH, CH2OH से ऊपर वाला ग्रुप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो भी फर्स्ट एसिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए, उसी को कहते हैं। तो यहां पे हमने देख लिया CH2OH से ऊपर वाला ग्रुप देख लिया, उसमें OH राइट साइड है, मतलब क्या है, डी है या प्लस है। अगर OH इसका लेफ्ट साइड है तो उसका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस इसी के लिए लिखा जाता है। देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो बड़ा सा कंपाउंड ले लिए, कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का। तो हम लोग चेक करते हैं CH2OH से जस्ट ऊपर वाले कार्बन को हम लोग चेक करते हैं। इस कार्बन को, इस कार्बन से देखिए इधर कुछ और कंपाउंड लगा है, इधर H लगा है, इधर OH लगा है, इधर CH2OH, मतलब इसका मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है। ये क्या है, कायरल है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो इसका देखो OH किधर लटका है, तो राइट साइड में, राइट साइड वाले को क्या कहते हैं, डी या प्लस कहते हैं। एल्डो पेंटोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज कह देंगे। एल्डिहाइड है तो क्या कहेंगे, एल्डो कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डी प्लस एल्डो पेंटोज, ये हो गया। फिर एक और यहाँ पे ऐसी पूछा नहीं जाएगा, ये चीजें हल्का सा देख लो। ये नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए 2 टू द पावर n निकालते हैं, वेयर n बराबर नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। जितना नंबर ऑफ कायरल कार्बन होगा उसी को आप देख लीजिएगा, और वो उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, आइसोमर्स। उसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं वो। और जितना भी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा उसमें आधा d बनेगा और आधा l बनेगा। अगर 4 है तो 4 चौक 16 बना, तो 16 में 8 ही क्या बना, d फॉर्म, और 8 क्या बना, l फॉर्म। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपका पूछा था कि एल्डोहेक्सोज है, 6 कार्बन वाला है, तो एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज में देखिए कितना कायरल कार्बन है, 1 कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन, 4 ही कायरल कार्बन। तो n बराबर कितना हो गया, 4। तो 2 टू दी पावर n होता है। तो मतलब क्या होता है, फॉर्मूला 2 टू दी पावर n। तो 2 टू दी पावर n के जगह पे 4 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। टोटल कितना आइसोमर्स बनेगा, 16 आइसोमर्स। इसको 16 तरीके से टोटल लिख सकते हैं। अब 16 में से कहेगा कि आइसोमर्स कितना होगा, टोटल आइसोमर्स, तो 16 कह सकते हैं। लेकिन यहां पे पूछेगा कि डी फॉर्म कितना होगा, तो डी में कितना बताइएगा, 8 होगा। एल में कितना होगा, 8 होगा। टोटल कितना होता है, 16। तो ये बातें हल्का सा ध्यान देना, वही फॉर्मूला के माध्यम से हमने देखो 16 निकाल रखा है, जिसमें डी फॉर्म कितना है, 8, और एल फॉर्म कितना है, 8 है। देखो ये चीजें हो गया। नेक्स्ट वन, डी फैमिली एल्डोज का। ये चीजें भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इतना कौन याद रखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने पूरा लिख रखा है, 8 को कौन कौन होगा, डी को लिख रखे हैं, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, डी 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 फॉर्म में सब लिखे हैं। आइडोज, टेलोज, ग्लैक्टोज, ये सारी चीजें लिखा रखा है। तो ये चीजें इतना नहीं रटिएगा, ये चीजें पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब मोनोसेक्राइड्स में दूसरी टाइप्स में जाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में देखते हैं क्या होता है कि क्या क्या चीजें कहते हैं, किसे कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, इट अकर्स इन द फ्री स्टेट। ये कहां पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाएगा, जैसे राइप फ्रूट्स में पाया जाएगा, हनी में पाया जाएगा, मतलब जितने भी आपके क्या पाए जा रहे हैं कि पके हुए फल पाए जाते हैं उसमें होगा, आपका हनी पाया जाएगा उसमें ग्लूकोज होता है। इट अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट इन सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। ये क्या होगा, फ्री स्टेट में पाया जाएगा, पका हुआ जो भी फ्रूट्स है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में ले लें तो बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसमें कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाएगा, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, तो ये सारी चीजों में आपका पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें हल्का हल्का है, ग्लूकोज को पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन हमने देखा कि एक भी मॉडल सेट में ग्लूकोज को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मतलब क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का इतना लंबा प्रोसेस। लेकिन हल्का सा देख लेते हैं फटाफट में कि अगर कुछ पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको ग्लूकोज को पूरा डिटेल में पूछने वाला नहीं है। लेकिन सिलेबस में दे रखा है ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ने के लिए, तो हल्का हल्का देख लेते हैं। किताब भी एनसीईआरटी भी फॉलो करवाता है। इसको सुक्रोज से बनाते हैं कि व्हेन सुक्रोज इज बॉइल्ड इन डाइल्यूट HCl और H2SO4। सुक्रोज को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं डाइल्यूट H2SO4 और HCl के साथ में, HCl या तो डाइल्यूट H2SO4 को ले लेंगे तो ग्लूकोज और फ्रूटोज प्राप्त हो गया। तो देखो ना, सुक्रोज को जैसे हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया, वाटर में डालें तो क्या बन गया, आपका ग्लूकोज बन गया। और क्या बन गया, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रूटोज बन गया। तो बस इसको याद रख लेंगे, किससे बन जाएगा, सुक्रोज से। नहीं याद रखे तो क्या फर्क पड़ता ही है, पूछेगा कि नहीं हो, पूछेगा, कोई कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर स्टार्च को करवाएं हाइड्रोलिसिस, तो देखो स्टार्च है C6H10O5 का हॉल है, इसको वाटर के साथ करवा लिया तो ये डायरेक्टली बना देता है N गुना ग्लूकोज बना देता है। ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में COH है, COH है, वो कीटोन वाला नहीं, एल्डिहाइड वाला COH है। ठीक है, इसके साथ ही साथ CHOH पूरा पूरी C6H12 और वो 6। देखो ऐसे करके आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं इंडिकेट करना चाहें तो इस प्रकार से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो इस प्रकार से आप इंडिकेट कर सकते हैं। ये उसका क्या हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी ग्लूकोज, ये हो गया डी फॉर्म जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, डी फॉर्म का ग्लूकोज। देखो वो H इधर लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तो डी बोल दिए। ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोल दिए कि L ग्लूकोज, तो ग्लूकोजे का फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीजें इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका देखो कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बच्चियां गलत लिख दी है। ठीक है, बच्चे कॉपी में हल्का डायरेक्ट ज्यादा स्टार कर दिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। इसका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होता है, तो देखो ग्लूकोज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये नहीं लिख सकते। देखो तो कितना है, CH वो ऊपर में लिख दिए और नीचे में क्या CH के साथ वो H कितने बार, देखो तो कितना बार है, 1 2 3 और 1 4, 4 बार। यहाँ 4 बार लिख दो ना, यहाँ CH2OH लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लगेगा ना, अच्छा लगेगा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो वही चीजें हम लोग लिख लिख के बनाएंगे। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं ग्लूकोज का। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले HI और रेड फास्फोरस के साथ, जब ग्लूकोज को HI और रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे तो ये सिंपल सा रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होकर नॉर्मल हेक्सेन बना देगा। टोटल 6 कार्बन का ये क्या कर देगा, हेक्सेन बना देगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है कि आपने ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्शन करा दिया, HI और रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या बना देगा, नॉर्मल हेक्सेन। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन NH2, वो H के साथ अगर रिएक्शन करें या HCN के साथ तो क्या बनेगा, तो NH2OH के साथ, तो ये वाला आके जुड़ जाएगा, यहाँ से ये वाला दोनों H निकल जाएगा और यहाँ से N के साथ OH जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया क्या, यही एक बार आके जुड़ जाएगा और सेम टू सेम रह जाएगा। इसी को कहते हैं ग्लूकोज एमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वो H आ गया तो यहाँ पे यहीं पे CN आ गया तो CN यहीं पे ऊपर लटक जाएगा। ये वाला था ना, ऐसे ग्रुप ऐसे था ना, CO इधर H ऐसे करके इधर लो या उधर, तो यहाँ पे क्या आ गया, वो के साथ H हो जाता है और यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही तो बना दिया, देखो बन गया क्या, तो ये हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक है,
अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं ग्लूकोज को तो क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे देखिए ग्लूकोज है, आपने क्या कर दिया कि इसको Br2 वाटर के साथ कराएं तो ये ऊपर में COOH हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। नीचे जितना भी है सब चीजें सेम रहेगा, ऊपर में सिर्फ क्या हो जाएगा, CHO से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई जरूरत नहीं बाबू, COO बन जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखो कभी कभी पूछता है कि कौन HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यूप्रो COOH हो जाता है, नीचे ये एल्डिहाइड वाला भी बन जाता है और आपका क्या है, अल्कोहल वाला नीचे वाला, लेकिन बीचा वाला नहीं बनता, ये याद रखना। बीचा वाला CHOH जो है वही रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, सैक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये चीजें पूछा जा सकता है, लेकिन ओको मॉडल सेट में नहीं पूछा है। हम कैसे कह दे कि ये पूछने लायक है, इसलिए हम बोलते हैं कि पूछने लायक ये चीजें नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, फिर से ये टूट के निकलेगा, यहाँ से टूट जाएगा, इधर वाला पूरा जुड़ गया, देखो जुड़ गया ना, बस ग्लूकोज हाइड्रोजन कर दिए। रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन ये क्या करेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बातें हल्का हल्का ध्यान दे दो ना, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टेक से वो पूछ दे तब हम लोग कह देंगे, नहीं पूछेगा तो गोली मार देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को हम लोग देखते हैं, तो फ्रुक्टोज क्या क्या होता है कि फ्रुक्टोज अकर्स इन हनी, इट इज स्वीटर देन शुगर। ये चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है। ये कहाँ पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मीठा क्या होगा, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से सबसे ज्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मतलब जो वही जो आपके फ्रूट्स में सारे पाए जा रहे हैं वो। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बीचम ना एक बार यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ गया, कीटोन वाला ग्रुप आ गया, ये CO आ जाता है। ऊपर में CH2OH, नीचे में CH2OH, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, बीचा 4 गो में 3 गो के साथ CHOH, लेकिन एक बीचा में क्या आ जाएगा, ऊपर से लेकर ऊपर से दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, CO। तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दे कि राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज तो आप ड्रॉ कर दीजिएगा बहुत ही आसान तरीके से। ग्लूकोज के जैसा है, उसमें क्या होता था, एक कार्बन को उड़ा दीजिएगा, उसका जो CHOH होता था उसके जगह पे एक जगह पे दूसरा नंबर, ऊपर से दूसरा नंबर में क्या कर दीजिएगा, CO लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा फ्रुक्टोज। ठीक है, देखिए फ्रुक्टोज जो होता है वो क्या लिख सकते हैं, माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या है, लिवो रोटेटरी है। ठीक है, मतलब माइनस अपोजिटली ये घूमेगा, इसलिए लिवो रोटेटरी, ये चीजें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होता है, डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, विच गिव 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, या 10 मात्र 2 डा ही है तो 2 मोनोसेक्राइड्स में तोड़ सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड्स के नाम से जानते हैं। ऑन इन अदर वर्ड डाइसेक्राइड्स इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। जब 2 मोनोसेक्राइड्स को आपस में कंडेंसेशन कराते हैं तो ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, उसी लिंकेज के माध्यम से डाइसेक्राइड्स बना देता है। वो कैसे बनाएगा वो चीजों को अब भी समझाएंगे। ग्लूकोसाइडिक लिंकेज पूछा था बाबू, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लगाइए, ये वाला पॉइंट को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। ग्लूकोसाइडिक लिंकेज किसे कहते हैं, ठीक है, कि वैसा द ऑक्साइड लिंकेज बीच में वो रहेगा थ्रू विच 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड, कि वैसा लिंकेज जो कि वो से जुड़ा हुआ रहेगा, कितना, 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने वाला एकमात्र ग्रुप जिसको हम लोग वो के नाम से जानते हैं, वो जो होता है क्या, ईथर का फॉर्म होता है, ईथर जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में कहते हैं वो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या किस नाम से जाना जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना जाएगा। जैसे यहां पे देखिए हमने 2 ग्लूकोज को मतलब क्या कर लिए, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, जैसे क्या कर लिए, आप ले लिए ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, 2 ग्लूकोज को हमने ले लिया, एक ग्लूकोज को, एक फ्रुक्टोज को लिए। अब देखिए यहाँ पे बीचम जो जोड़ रहा है ना, यहाँ पे जोड़ रहा है, देखो यहाँ पे जोड़ रहा है, ये किसके द्वारा जुड़ रहा है, वो के द्वारा, जो दोनों को जुड़ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जान गया। तो देखिए इसका कुछ एग्जांपल है जो कि सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ये तीनों एग्जांपल्स को हल्का सा जानना है कि कैसे बनता है या सुक्रोज से तोड़ने के बाद क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए ध्यानपूर्वक,
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड, किसको? सुक्रोज, C12H22 वो 11। इट अकर्स इन जूस, शुगर कैन, बीट ETC, ये शुगर कैन में भी पाया जाएगा, जूस में भी पाया जाएगा, ये सारी चीजों में पाया जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच होता है? C1 पहला नंबर कार्बन जो है अल्फा डी ग्लूकोज, पहला कार्बन जो है अल्फा डी ग्लूकोज का होना चाहिए और दूसरा कार्बन जो होना चाहिए बीटा डी फ्रुक्टोज का होना चाहिए। जैसे देखिए हमने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रखा है तो इतना रटिएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा क्या है कि इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है। तो देखिए अल्फा और बीटा क्या होता है, यहाँ पे इसका वो OH था, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे इसका क्या था? वो OH था, यहाँ पे इसका वो OH था और यहाँ पे इसका H था, इसका H और इसका OH, ये दोनों को यहाँ से क्या करके निकाल के आपस में यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वो H यहाँ पे दोनों तरफ से वो OH था, वो H ध्यान दीजिएगा, वो H यहाँ पे भी और वो H यहाँ पे भी। तो यहाँ से वो H में से वो H एक साइड से निकालता है, एक साइड से H निकाल लेता है, तो आपका वाटर रिमूव हो जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर रिमूव हो गया और एक वो जो बच गया उसी को हम लोग कह देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या दोनों को जोड़ देता है वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या आता है? अगर वो H नीचे प्रेजेंट रहे पहला कार्बन में तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको क्या कह देते हैं? अल्फा के रूप में। लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा कर रहा है तो यहाँ पे OH नीचे तो है लेकिन CH2OH भी तो ऊपर है, तो ये क्या हो गया? बीटा के फॉर्म में, फ्रुक्टोज बीटा फॉर्म में ऐसे होता है। इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है बाबू, यहाँ पे सिंपल सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद रखना है और अल्फा डी ग्लूकोज वो OH नीचे रहेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका सुक्रोज जो पूछा जा रहा है वो सुक्रोज कैसा होगा कि आपका सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है। सुक्रोज कैसे बनेगा? तो सुक्रोज बनने के लिए आपका अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, डी फ्रुक्टोज ले लो, दोनों को मिक्सअप कर दो, जोड़ दो, दोनों को कंडेंसेशन करा दो, आपका क्या बन गया? ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से मिलके क्या बन गया? सुक्रोज बन गया। या यही चीजों को याद रखने ना हम लोग क्या याद रखते हैं कि ग्लूकोज सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो बस वही याद रखना है कि यही सब तो टूट के निकलेगा जो जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है कि इसको इन्वर्ट शुगर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस के नाम में रूप में भी इसको जाना जाता है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूस होने वाला शुगर नहीं है, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा रिड्यूस होने वाला नहीं है, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बिल्कुल सही है। माल्टोज में देखिए, माल्टोज में क्या कर रहा है कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स है। दूसरा ये किससे किससे बनता है? तो 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज दोनों। अब देखिए यहां पे देखिए अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट ले लेंगे, 2 यूनिट अल्फा डी, वो H देखो नीचे, वो H यहां पर भी नीचे, जब दोनों नीचे रह जाए तो अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज को लेंगे। लेकिन लिंकअप कितना कितना पे है? लिंकअप देखो इसका पहला कार्बन, लेकिन इसका कितना कार्बन? चौथा नंबर कार्बन से लिंकअप हो रहा है, पहला और चौथा से मिल रहा है और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। तब आपका क्या हो गया कि क्या बना दे रहा? आपका माल्टोज को बना दे रहा है। तो क्या कह सकते हैं? माल्टोज को तोड़ने के बाद आप क्या बना सकते हैं? 2 क्या कर सकते हैं? 2 ग्लूकोज बना सकते हैं। और यहाँ पे उल्टी नहीं लिख सकते हैं कि जब 2 रिड्यूस मतलब क्या कहते हैं 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज डायरेक्ट लिखिएगा ऑन रिड्यूसिंग एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट्स टू फॉर्म क्या बन जाएगा? माल्टोज। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, बहुत ही इजी था। लैक्टोज हल्का देखेंगे। इट इज अ मिल्क शुगर, ये क्या होता है? मिल्क, इसमें ये दूध में पाए जाने वाला आपका शुगर है। इट कंसीड, दूध कैसे मीठा होता है? तो लैक्टोज के पाए जाने के कारण इसमें जो होता है वो ग्लैक्टोज पाया जाता है और ग्लूकोज दोनों, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज। अब दोनों का बीटा डी आएगा, बीटा मतलब अपोजिट वाला, देखो वो H ऊपर में है ना, ग्लूकोज ऊपर में अगर रहे पहला नंबर पे तो उसको क्या कहेंगे? बीटा। इसमें भी देखो वो H ऊपर रहेगा तो दोनों का पहला नंबर वाला क्या है? ऊपर रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा में है। तो बीटा डी ग्लूकोज को हम लोग ले रहे हैं और ग्लैक्टोज को ले रहे हैं, दोनों को आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से कंडेंसेशन कराएंगे, वाटर रिमूव कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से लैक्टोज बन जाएगा, जो कि रिड्यूसिंग शुगर होता है। स्ट्रक्चर नहीं रटिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म होता है जो कि था, और मोनोसेक्राइड और आपका था डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट
एमिनो एसिड्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमिनो एसिड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों ग्रुप पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। वैसा कंपाउंड जिसमें COOH भी पाया जाएगा और NH2 भी पाया जाएगा एक ही कंपाउंड में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एमिनो एसिड्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एमिनो एसिड। और COOH से देखना कि पहले नंबर कार्बन पे है, COOH के जस्ट बगल वाला में, तो अल्फा उससे बगल वाला, बीटा उससे बगल वाला, आगे चलते जाना, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो देखिए अल्काइल ग्रुप R से मतलब कोई भी, जैसे CH3 C2H5 वो सब आप लिख सकते हैं लंबा चेन के रूप में। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं विभिन्न तरीके से। तो सबसे पहला अल्फा एमिनो एसिड का मतलब COOH ग्रुप के जस्ट बगल में अगर NH2 लगा रहे तो वो अल्फा एमिनो एसिड्स हो जाता है। ठीक है, अगर CH2 के बगल में अगर लगा रहे तो उसको क्या कहते हैं, बीटा एमिनो एसिड। ये जो आप देख रहे हैं वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन को वैलेरिक कहते हैं, ये देखो वैलेरिक 5 कार्बन को। गामा क्या हो गया, अल्फा बीटा के बगल में रहे, तीसरा नंबर पे आ जाए NH2, गामा कहते हैं। अगर चौथा नंबर पे तो डेल्टा कह दो, बात खत्म हो गया। ठीक है, ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ये वाला कभी कभी पूछा है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, द एमिनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन और बॉडी, जिसको हमारे बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड देम इन और डाइट, मतलब जो हमारे बॉडी के द्वारा खुद ब खुद बन जाता है, इसको आप डाइट में नहीं लेना। मतलब ऐसे नहीं कि आप इसको लीजिएगा, एकदम पूरा जरूरी है कि आप इसको डाइट में लीजिए तभी आपके बॉडी को पूर्ति होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं नॉन इसेंशियल, ये बॉडी के द्वारा खुद ब खुद बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एसिड। अब इसमें बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे 10 टोटल एमिनो एसिड की संख्या अगर पूछे तो 20 होता है, टोटल कितना होगा, 20 होगा। जो 10 जो होता है वो इसेंशियल होता है, 10 क्या होता है, नॉन इसेंशियल। 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। 10 को बॉडी में खुद ही बन जाता है, 10 को हम लोग भोजन के माध्यम से बॉडी के अंदर डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टोटल क्या हो जाएगा, 20 एमिनो एसिड्स हो जाएगा। तो देखो आपको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स बता दे रहे हैं, हल्का सा कैसे होगा, इतना रटिएगा नहीं, लेकिन हल्का सा बता देते हैं। पहला होता है ग्लाइसिन, क्या हो जाता है, ग्लाइसिन, जिसको ग्लाइसिन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी एमिनो एसिड्स में ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है आपका, ऐसे करके रहेगा ही वो, ऐसे करके ये था ना आपका, ये तो रहेगा सी, इधर COOH है, इधर H है, इधर आपका रहेगा R और इधर NH2, ऐसे चारों तो रहेगा ही। उसके अलावा R के जगह पे अगर कुछ और आ जाए तब उसका नाम बदलने लगता है। R के जगह अगर H आ गया ग्लाइसिन, CH3 आ गया एलानिन, और क्या आ गया CH2OH आ गया तो क्या कहते हैं सेरीन, CH2SH सिस्टीन, और इस ये वाला आ गया तो टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, अस्पार्जिन और प्रोलिन, ये सारी चीजें होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल का मतलब भी हो जा रहा है कि इसको जरूरत है, इसकी क्या है, जरूरत है। कि द एमिनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन और बॉडी, वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद नहीं बनता है, जिसको आप क्या कीजिए कि डाइट के माध्यम से इसको जरूरी है कि आप बॉडी में लीजिए। जैसे कहता है ना कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपके बॉडी में क्या है, फेरस की कमी है, आप ये डालिए, तो यही चीजें क्या होता है कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, जो कि भोजन के माध्यम से आपको नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है, ऊपर से लेना होगा। मतलब आपके बॉडी में खुद ब खुद नहीं बन रहा है, आपको भोजन के माध्यम से ऊपर से ही लेना होगा। ठीक है, तो ये भी 10 प्रकार के होंगे, जैसे लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये सब इतना रटिएगा नहीं, स्ट्रक्चर ये सब रटिएगा नहीं, इतना नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसेंशियल नॉन इसेंशियल। अब क्या है कि न्यूट्रल एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, तो इसमें हल्का हल्का ध्यान दे दीजिएगा। तो वैसा एमिनो एसिड जिसमें
सेम नंबर ऑफ NH2 और सेम नंबर ऑफ COOH। NH2 का मतलब भी होता है बेसिक और COOH का मतलब क्या होता है एसिडिक। जिसमें NH2 भी रहे और COOH भी रहे लेकिन सेम संख्या में, एक NH2 तो एक COOH, दूसरा NH2 तो दो COOH, जब सेम अमाउंट में रहे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लाइसिन लेते हैं तो देखो एक NH2 एक COOH, क्या आ गया न्यूट्रल। एक NH2 और एक COOH एलानिन का, ये क्या हो गया न्यूट्रल। ठीक है। एसिडिक, एसिडिक का मतलब क्या कह रहा है कि जिसमें NH2 की संख्या क्या है कम रहे, किसका संख्या अधिक रहे, COOH की संख्या क्या रहे ज्यादा रहे, उसी को द एमिनो एसिड्स कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ COOH ग्रुप देन NH2। NH2 से ज्यादा कौन रहे COOH, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एसिडिक। अब देखिए यहां पे एक NH2 है, अस्पार्टिक एसिड इसको कहते हैं, एक COOH और एक दूगो COOH, एक एक NH2 है तो क्या हो गया ज्यादा एसिडिक हो गया। इसमें देखिए एक और एक दूगो लेकिन एक एक है ये NH2, ये क्या हो गया ग्लूटामिक एसिड, तो ये क्या हो गया एसिडिक एमिनो एसिड्स होता है। नेक्स्ट वन बेसिक एमिनो एसिड। अब क्या होगा कि जिसमें ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, NH2 की संख्या जो रहेगी वो अधिक रहेगा और COOH की संख्या जो रहेगा वो क्या होगा कम होगा, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बेसिक एमिनो एसिड। देखो CH2 NH2, ऐसे देखिए NH2 एक और यहाँ पे देखिए एक दूगो हो गया लेकिन COOH एक हो, तो क्या हो गया ये बेसिक एमिनो एसिड। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक दो और एक N, तीन और एक चार, चार गो N हो गया। सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा अर्जिनिन है, चार गो हो गया और एक COOH, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो एमिनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड्स। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं। उसके साथ ही साथ दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है अधिक होता है, 200 डिग्री से भी अधिक होता है, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2000 बोला जा रहा है, देखो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। दीज आर जनरली डिकम्पोज एट द मेल्टिंग पॉइंट। ये इसको डिकम्पोज किया जाता है कब, मेल्टिंग पॉइंट पे। द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एमिनो एसिड्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन। ये क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई क्यों होता है, तो रीजन क्या बताएंगे कि ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो ना ध्यान पूर्वक अगर देखो, यहां पे जो H है ना इसको यहां से निकाल देगा और यहां पर भी जो आपका H है यहां से निकालेगा तो जोड़ कहां देगा, यहां पे जोड़ देगा। तो NH2 है तो NH3 कर देगा, COOH है तो H से क्या करेगा बाहर निकाल देगा तो COO के ऊपर प्लस हो जाएगा। तो ये क्या मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो एक के ऊपर माइनस हो जाना, एक के ऊपर प्लस हो जाना, यही क्या हो गया आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। देखो COO के ऊपर माइनस तो ये हो गया, इधर NH3 एक कप से ज्यादा हो गया हाइड्रोजन तो क्या हो गया ये प्लस हो गया, इसी को ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, वही कहता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायपोलर के फॉर्म में पाया जाता है उसी को क्या कर दीजिए ज्विटर आयन। अगर पूछे तो नहीं पूछे तो गोली मार दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम VVI लिखवा ही रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या क्या होता है कि सिंपल सा ज्विटर आयन का हम लोग एमिनो एसिड्स अकर्स इन ज्विटर आयन, उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा pH वैल्यू, उसी को ज्विटर आयन कहेंगे। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कर देंगे, ये चीजें उतना कुछ नहीं। ये फिर से VVI आगे आ गया ये को। ठीक है, पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स ये पूछता है बहुत बार। ठीक है, पेप्टाइड्स क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। देखिए क्या होगा कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एमिनो एसिड। दो या दो से अधिक एमिनो एसिड्स जो कि सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, उसको अगर कंडेंसेशन कर रहे हैं, कंडेंसेशन का मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं, या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स कह सकते हैं। सिंपल से कहेंगे ना पेप्टाइड्स के नाम से जानेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक कर दे, अधिक करेगा पॉली, अगर कम करेगा तो पेप्टाइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो पेप्टाइड्स हो जाएगा। पेप्टाइड्स यार एमाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होता है एमाइड्स होता है, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ NH2, जो कि किसके द्वारा बनता है NH2 के कंडेंसेशन। यहां पे क्या करेगा NH2 ग्रुप के कंडेंसेशन करने के साथ साथ NH2 ग्रुप का निकालेंगे। यहां से देखिए NH2 रहेगा एक साइड से ऑफ वन अल्फा एमिनो एसिड विथ द COOH ग्रुप ऑफ द अनदर अल्फा एमिनो एसिड, या कह सकते हैं ना एक तरफ से COOH वाला लेंगे, एक तरफ से NH2 का लेंगे और ये यहां से क्या करेंगे इसको लेके उड़ा देंगे। देखो NH2 यहां से
NH2 से H ले लिए, COOH से क्या ले लिए, OH। इसको पूरा पूरा रिमूव कर दिए, देखो वाटर रिमूव कर दिए। अब यहाँ से जो निकल जाएगा तो यहाँ के बाद जो बच जाएगा इधर से आके डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये जो लिंकअप हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो कह सकते हैं ना पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है कि पेप्टाइड्स लिंकेज आर द कंडेंसेशन फॉर्म इन विच one hydrogen which takes place in the condensation of NH2 group of one alpha amino acid and COOH group of another alpha एमिनो एसिड। एक से हाइड्रोजन निकालते हैं, दूसरा से OH निकालते हैं, दोनों से निकाल के जो CONH लिंकेज हुआ ना, CO और NH के बीच लिंकेज, देखो CO और NH के बीच का जो लिंकेज हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते। बहुत ही बार पूछा है बाबू पेप्टाइड लिंकेज, इसलिए कहते हैं ना कि जहां पे हमने वीडियो में ही बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करना ही है, बहुत बार पूछ दिया है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब देखो डाइपेप्टाइड्स जब क्या कहता है, टू एमिनो एसिड सेम और डिफरेंट कंबाइन टुगेदर, जब दो एमिनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर होगा, दो एमिनो एसिड, तब कहेंगे डाइपेप्टाइड्स कर देंगे, उससे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएगा तो उसी को कह देंगे क्या, पॉलीपेप्टाइड। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो था हमने बता दिया। अब आगे हम लोग की बारी जो है वो आपका प्रोटीन्स आ गया। तो प्रोटीन समझना है क्या होता है, कितने प्रकार का होगा, क्या क्या क्वेश्चन। द पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड को मिला रहे हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 ये mg आर कॉल्ड प्रोटीन, जिसका मास जो होगा ना 10,000 एटॉमिक मास यूनिट के ग्रेटर हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट बायोमोलिकुल्स, प्रोटीन तो हम लोग के लिए एकदम 100% जरूरी है। विच परफॉर्म वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसी का तो हम लोग काम करते हैं, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। प्रोटीन चाहिए ना, कुछ भी होता है बोल प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो, तो प्रोटीन लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है कि हिष्ट पुष्ट हो जाता है। बोल आपका बॉडी बनाना है, लो प्रोटीन खाओ, क्या कहा, मुर्गा मांस मछली सब खाओ, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, शरीर फूलेगा, ये सब सारी चीजें होता है ना। पानी पी लिए थोड़ा सा, क्या चलिए गुड। अब आगे देखते हैं प्रोटीन, ये बोला प्रोटीन के लिए ले लो और हम पी लिए पानी, तो देखो तो कितना मजा आ गया, प्रोटीन और पानी कर लिए ना। नेक्स्ट वन, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा, और ये दोनों को फिर से VVI लगाओ, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एकदम 100% एकदम इंपॉर्टेंट लगा। तो फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं कि द प्रोटीन विच हैव लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वैसा प्रोटीन जिसमें लॉन्ग हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, उसी को फाइब्रस प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, इन फाइब्रस प्रोटीन्स द पॉलीपेप्टाइड्स चेन आर रन पैरेलल, इसका जो पॉलीपेप्टाइड्स का चेंज होगा ना एकदम पैरेलल होगा, सीधे सीधी होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे होगा, नागिन डांस वाला नहीं होगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो ये एक से अनदर में कनेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ना वो क्या होता है कि आपका सॉल्युबल हो जाएगा इन वाटर में। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिए कैराटिन, कैराटिन कहां पाया जाता है, बाल में पाया जाएगा, नाखून में पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा। ठीक है, मायोसिन, मायोसिन कहां पाया जाता है, मसल्स, बॉडी बिल्डर। ठीक है, नेक्स्ट वन ग्लोबुलर प्रोटीन, द प्रोटीन्स इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन टर्न अराउंड द फॉर्मिंग या स्फेरिकल शेप, इसका शेप क्या हो जाता है, स्फेरिकल, गोले गोले ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे नागिन डांस वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये क्या होता है, आर सॉल्युबल, दोनों में सॉल्युबल लिख दिए क्या, इनसॉल्युबल, इसमें इनसॉल्युबल। ठीक है, ओह यहां पे मिस्टेक किया ना, इसमें इनसॉल्युबल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं समझ जाना कि इट इज इनसॉल्युबल, अघुलनशील। ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें इंसुलिन आ गया एग्जांपल और एल्बुमिन आ गया, इंसुलिन और एल्बुमिन। देखो डिफरेंस दे रहे फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस, दीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जानते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें साइड बाय साइड एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, उसके साथ ये प्रोटीन जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, अघुलनशील होंगे और फाइब्रस में, और उसके साथ एग्जांपल मायोसिन, केराटिन, कोलाजेन, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, इसका कैसा होगा, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में होगा, और ये सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल।
ठीक है, ये सॉल्युबल होगा। एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कोई पूछा आज तक नहीं है, ठीक है, बस ऊपरी ऊपरी पढ़ लो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम काटकुट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसा होता है, सीक्वेंस एक दूसरे सीक्वेंस से एकदम जुड़ा रहता है, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड के चेन में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एकदम बीबीआई लिखो अभी तुरंत, एकदम ये जितना भी बीबीआई बता रहे हैं ना बाबू, इसको एकदम तुरंत रट ही लेना है, अभी एकदम रट के एकदम पानी पानी कर दो। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन किसे कहेंगे, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब समझेंगे, यह प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। देखो ये ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से उसका क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उसका फिजिकल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल को चेंज करते हैं, लेकिन इसका केमिकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसी को हम लोग कह सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर मान लिया जाए कि अंडा उबाल दिए, तो अंडा में क्या है कि उसको अंडा को उबाले तो उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो बोल अंडा रहता तो वो बच्चा का जनन करता, बच्चा होता उससे, तो उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस ध्वस्त कर दिए हम लोग, खत्म कर दिए, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल स्टेट वो लिक्विड फॉर्म में था, उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए। तो ये चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे जो प्रोटीन मिल रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं क्या, नहीं। तो सिंपल सा उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई खराबी नहीं करना, केमिकल कंपोजिशन को, उसके केमिकल चीजों को हम लोग को फायदा रहने ही देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अफेक्ट नहीं करना ही क्या कहलाता है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर से याद करो, उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई अफेक्ट नहीं करना ही क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। जैसे देखो वही करवाएं, अंडा को उबाल दिए, कोगुलेशन कराएं, उससे जो भी मुर्गी बच्चा देती है वो भी क्या हो गया, बेचारा वहीं तो ध्वस्त हो गया, विलुप्त हो गया, बाहर निकलने से पहले ही विलुप्त हो गया, तो उसका बायोलॉजिकल खत्म हो गया, उसका फिजिकल लिक्विड में था वो क्या हो गया, वो भी वहीं पे क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे बॉयल किए। तो ये चीजें हो गया, लेकिन उसमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो नहीं, एल्बुमिन जो मिल रहा है वो खत्म नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, आप कह सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे देखिए हमने एग्जांपल को बता रखा है, एल्बुमिन का कोगुलेशन करना, व्हाइट पार्ट ऑफ एन एग, इसको टेम्परेचर में भी बदल गया, बॉयल किए। कर्डिंग ऑफ आपका क्या, मिल्क, मिल्क का पीएच वैल्यू में बदलाव हो गया, फिजिकल में बदलाव हो गया, लेकिन क्या इसका कुछ बदलाव हुआ, बैक्टीरिया नहीं था, बैक्टीरिया आ गया, बायोलॉजिकल भी चेंजेज हो गया, लेकिन क्या केमिकल हुआ, क्या लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड रह गया, कम था ज्यादा हो गया। तो यहां पे क्या कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड। क्या होगा कि डीनेचुरेशन में, ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, तो सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसको खराब कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना रिमेन कांस्टेंट रहेगा, इंस्टेंट रह जाएगा, जैसे कि तैसे रह जाएगा। तो इतना लिखिएगा ना बाबू, तो परफेक्ट आपका 3 नंबर आपको 100% देगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन आपका जो है वो विटामिन आ गया। विटामिन क्या कहेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका रिक्वायर्ड क्या होगा, छोटे कम कम अमाउंट में हम लोग को जरूरत पड़ता है, इन और डाइट फॉर द हेल्दी ग्रोथ और फंक्शनिंग। क्या कहता है कि वैसा कंपाउंड जो क्या करेगा कि आपके बॉडी के लिए जरूरतमय है, आपके बॉडी के फंक्शन या ग्रोथ करने के लिए जरूरत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन के नाम से जानते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कैन काउजेज, डिफिशियंसी के कारण, विटामिन में डिफिशियंस होने के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकता है। एक क्वेश्चन यहां से फिर से इंपॉर्टेंट लिख लेना कि विटामिन कितने प्रकार के होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन 2 प्रकार के होंगे, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। दोनों को एग्जांपल सहित पूछेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो वाटर सॉल्युबल में याद रखना है WBC, WBC, WBC याद रखिएगा। वाटर, W का मतलब वाटर, B का मतलब विटामिन B, C का मतलब विटामिन C, कि वैसा विटामिन, वैसा
क्या कर सकते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है वो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है, वाटर में सॉल्युबल होने वाले विटामिन है। तो डायरेक्टली कह सकते हैं वैसे विटामिन के टाइप्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर दैट इज नॉन एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। एग्जांपल में आप क्या लिख दीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। देखो ये ट्रिक याद रखो ना, WBC वाटर में सॉल्युबल कौन कौन है, बी और सी है, ठीक है। और दे कम आउट फ्रॉम और बॉडी अलोंग विथ यूरिन। हम लोग आप क्या कर सकते हो, यूरिन के द्वारा हम लोग पेशाब के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं कि बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। देयरफॉर दीज विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन और बॉडी। अब क्या करते हैं कि हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं तो ये क्या होगा कि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा। तो ये विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये हमारे बॉडी के माध्यम, बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी विटामिन है सबको कह दो फैट सॉल्युबल विटामिन है, बी और सी को छोड़ के। फैट सॉल्युबल क्या डेफिनेशन लिखिएगा, अगर ज्यादा लिखना है तो वैसा विटामिन जो कि आपके बोर्ड क्या करेगा कि द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट्स आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे विटामिन ए, डी, ई और के आर सॉल्युबल इन फैट एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन और बॉडी। ये क्या कहता है, ये स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में, इसका स्टोरेज नहीं होता, या होता है, होता है, ठीक है। आपको वो विटामिन बी और सी को स्टोर नहीं कर सकते, निकल जाता है, लेकिन ये सब क्या होगा, विटामिन स्टोर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन और बॉडी काउजेस सर्टेन डिजीज। अगर ये सारी चीजों का अगर विटामिन की कमी है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन की आपके बॉडी में, तो ये क्या होगा, डिजीज का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिजीज का भी नाम है, कौन विटामिन के कमी से क्या होता है वो चीजें हल्का सा है। क्वेश्चन भी पूछता था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, उसको कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमने बता रखा है, तो आप याद कर सकते हैं। विटामिन ए देख लीजिए, विटामिन ये कहां से मिलेगा, बटर आप खाइए, मिल्क पीजिए, कैरोट्स लीजिए, घी लीजिए, लॉफी मतलब पत्ती वाली सब्जियां वो खाइए, तो ये क्या होगा कि आपका क्या होगा, विटामिन ए मिलेगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रात को सुझबे नहीं करेगा, वो बीमारी हो जाता है विटामिन ए से, ठीक है। विटामिन बी जो होता है ना 3-4 प्रकार का होता है, तो कम से कम विटामिन बी तो 1-2 तो जरूरी याद रखना है। B1 एक होता है, एक B2 होता है, एक B6 होता है, B12 होता है। तो विटामिन बी पूछे तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। इतना डिटेल में वो पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं, जो कि कहां से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, ईस्ट से मिलेगा। ईस्ट का मतलब जानते हैं, वही खमीर के टाइप में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स से, हरी साग सब्जियां खाइए, उससे मिलेगा। B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, ये भी मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। एग का वो भी व्हाइट पार्ट, बीचा वाला, न्यूक्लियस वाला नहीं खाइएगा। किडनी से मिलता है, लिवर किडनी खाइए आप मांस मछली में, तो यहां से आपका मिलेगा। विटामिन B6 से, इससे देखिए विटामिन B2 से क्या क्या हो जाता है, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है ना, कहते हैं ना कि पेट में पच भी नहीं कर रहा अच्छा से, ठीक है, मतलब आप खाना खा रहे हैं, आपका एक डाइजेशन जो प्रोसेस है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है, विटामिन B2 हो गया, ठीक है। और विटामिन B6 क्या हो गया, ये मिल्क से, एग से और ऑक से, सीरियल ग्राम से, ये सब से लीजिएगा। कार्नोवुलेशन होता है, ये बीमारी उतना ज्यादा नहीं पूछता है, सिंपल सा, ठीक है। विटामिन B12 एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आरबीसी डिफिशियंट हो जाता है, इससे हल्का सा बॉडी में कमी हो जाता है, मतलब बॉडी में खून की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और ये कहां से मिलेगा, अंडा खाइए, फिश खाइए, मीट खाइए, आप मछली खाइए, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, चलो ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, खट्टे वाले सारे पदार्थ खाइए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, आंवला हो गया, ग्रीन लॉफी वेजिटेबल। इससे क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मुंह से, दांत से एकदम ब्लड निकलने लगता है, मतलब दांत से नहीं निकलता, दांत से कैसे ब्लड निकलेगा, मसूड़ा से निकलेगा, ठीक है, मसूड़ा से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। ये हो गया विटामिन सी के बाद डी हो गया, ये क्या है, विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, ठीक है। और ये क्या आता है, रिकेटस मतलब एकदम हड्डियां मजबूत या कमजोर एकदम पतले हो जाएगा, ये रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई के कमी से, ये तो कभी पूछा ही नहीं है जल्दी, वेजिटेबल ऑयल या सन, ये सब कह सकते हैं। ये फ्रेगलिटी को, आरबीसी को थोड़ा सा इंक्रीज करने का प्रयास करता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा था, विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के कहां से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल्स, सोयाबीन खाओ, ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। देखो विटामिन ए से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन
विटामिन ई तो नहीं पूछता, रेयर केस में पूछता है, वो इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ के आरबीसी कर सकते हैं, इसे पूछेगा भी नहीं। विटामिन के क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज करता है। तो दो को ये पूछ चुका है दोनों मॉडल सेट में, के और ये, इसलिए याद रखिएगा कहां से मिलेगा, हल्का हल्का, ये 3-4 को याद रखो ना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन टॉपिक हम लोग पहुंच चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड भी पूछता है, लेकिन क्या पूछेगा वो चीजों को बता देंगे, ठीक है। एवरी जनरेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज रिजेंबल्स its ancestors, the transmission of character of properties from one generation to another generation as heredity। क्या कहता है, न्यूक्लिक एसिड ऐसे एसिड्स हैं जो कि क्या कहता है, माता पिता के लक्षणों को अपने पुत्रों तक, संततियों तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो पहुंचाने का काम करता है ना, उसी को न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसी को दूसरे फॉर्म में हम लोग हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग और आइडेंटिफाई द वेरियस स्पीसीज फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। इसी को क्या किया कि बार बार मेंटेन किया जा रहा है कि मतलब अभी हम लोग के हम लोग जैसे हैं उनके जैसे हम लोग के जैसे हम लोग के बच्चे होंगे, हम लोग के माता पिता जैसे थे उन्हीं के लक्षण के जैसे हम लोग हुए हैं। तो ये माता पिता के लक्षणों को उसको संततियों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। ये कहते हैं कि द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। ये हेरिडिटी जो है ना, अनुवांशिकता जो है ना, एक से दूसरे में ये आपका क्या कहता है, न्यूक्लियस में जो सेल्स पाया जाता है वही सारे काम करते हैं क्रोमोसोम्स के माध्यम से। क्रोमोसोम्स कंटेन्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में 2 प्रकार का एसिड्स पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, जो कि एक होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जिसको कहते हैं, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। देखो दोनों बता दिए कि कितने प्रकार के आपके न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाएंगे, 2 प्रकार के, एक डीएनए के रूप में, एक आरएनए के रूप में, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। डीएनए को अगर कंप्लीट डीएनए का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे पेंटोज शुगर बनाएगा, जिसको राइबोज कहते हैं। डीएनए में क्या होता है, राइबोज। आपको एकदम सिंपल सा लिख देना है, डीएनए में राइबोज नाम का पेंटोज शुगर होगा यहाँ पे, और वो क्या पॉलीपेप्टाइड, ये इतना ना नहीं जानना होता है। इसमें सिंपल सा समझो कि डीएनए में 4 बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। और आरएनए में आपका 4 पाया जाएगा, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन के जगह पे यहाँ यूरासिल रख लेना। तो ये क्या हो गया, आरएनए में 4 प्रकार के होगा। अगर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन रह दिया, थाइमिन को जोड़ देगा तो डीएनए हो जाएगा, और इधर जोड़ दोगे उरासिल, थाइमिन को उड़ा दो, उरासिल को जोड़ दो तो क्या हो गया, आरएनए हो गया। ये हो गया उरासिल का स्ट्रक्चर, कोई मतलब नहीं है इसका। आप यहाँ पे सबसे लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लास्ट वन तो लिख देते हैं मोस्ट वीवीआई, माता रानी की कृपा से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में बहुत साल से पूछते आ रहा है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, तो आप लोग आज भी याद रख सकते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो होता है, इसमें बेस के फॉर्म में क्या पाया जाएगा, थाइमिन, तो इसमें क्या पाया जाएगा, उरासिल। अब भी तो ताजा ताजा बताएं, और 3 को तो सेम सेम पाया जाता है। इसमें अलग जो है वो क्या है, थाइमिन, इसमें क्या अलग क्या है, उरासिल, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में 3-4 बार पूछ चुका है बाबू, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट। पेंटोज शुगर जो होता है डीएनए में प्रेजेंट, वो क्या आता है, तो बीटा डी 2 डी ऑक्सीराइबोज, बीटा डी 2 डी ऑक्सीराइबोज, इसको एकदम माता रानी की कृपा से एकदम याद रखिए। डीएनए में जो पेंटोज शुगर होगा डी ऑक्सीराइबोज होगा, क्या होगा, डी ऑक्सीराइबोज। कैसा, बीटा डी ऑक्सीराइबोज। लेकिन इसमें क्या, बीटा डी राइबोज, इसमें क्या, बीटा डी राइबोज, इसको याद रखिएगा। आरएनए में बीटा डी राइबोज, इसमें बीटा डी 2 डी ऑक्सीराइबोज, इसमें एकदम याद रखिएगा। एकदम ये पूछ रहा है 1 नंबर में, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट का मोस्ट, 50 लाख मोस्ट, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट हैज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या मतलब होता है, ये डबल स्टैंडर्ड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल टाइप में होता है, ये सिंगल वाला होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डुप्लीकेट कर सकता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है इटसेल्फ, अपने आप माता पिता के लक्षणों में परिवर्तन कर देता है, डुप्लीकेट कर सकता है। आरएनए कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर पाता है। ये मेन फैक्टर होता है हेरिडिटी का। ये क्या कहता है, डीएनए मेन फैक्टर जो है वो क्या है, हेरिडिटी का। ये क्या है, ये सिंथेसिस करता है, किसका, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो इस प्रकार से आपको कम से कम 4 पॉइंट को याद रखना है
है तभी आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मजा आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब और भी जितने भी बच्चे हुए हैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। आपके लिए हम इतना दिन रात मेहनत करते तो आपको तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नई वीडियो।